पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत दिनों के बाद में उनसे मुलाकात हो रही है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। सो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें। आज हमारे मेहमान फरीदाबाद से हैं, पाल बी बसनायत जी। पाल सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया सर आपसे मिलकर, और बड़े सालों बाद मुलाकात हुई है। और जब से मैं आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप एक से एक ज़बरदस्त हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, कहता हूँ ना मैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की दिशा ही बदल दी है इस इंडस्ट्री में। और ये एक ही जगह पर आपने एक तरीके से महाकुंभ लगा दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। और पूरे हिंदुस्तान में लोग आपके चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और मुझे यहाँ स्पेशली इनवाइट करने के लिए सर, इस स्पेशल आपके चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल में आकर इस इंटरव्यू में आने के लिए जो मौका मिला है, तो मैं तहे दिल से ये कहूँगा कि इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी, एंड थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली आपको तो अच्छे से याद है, हम लोग शायद 16-17 साल पहले मिले थे। बिल्कुल। और उसके बाद में हम लोग आज मिल रहे हैं। तो उस समय आप भी इंडस्ट्री में आए थे, मेरी भी शुरुआत थी। हाँ जी। तो आप उस कंपनी में करते रहे, मैं इस कंपनी में करते रहे, और आज लगे रहे और टिके रहे, और आज एक ठीक ठाक से मुकाम पे हैं दोनों। बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं तो आपसे मिलना चाहता था सर। ये इंटरव्यू तो है ना, बोनस में व्यूअर्स को मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसको एक बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उसका एक जवाब आज ये है कि मैं अपने पुराने मित्रों को जिनसे मिल नहीं पाता, उनसे मिलने का एक ये माध्यम है। सुपर। अच्छे कामयाब लोगों से जो इंटरेक्शन करके जो सीखने को मिलता है और जो फील आता है, तो उसका एक माध्यम है। बिल्कुल। तो उसी नाते आपको बुलाया। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, पाल साहब आपके आने से कितने खुश हैं। आपके कमिंग सून के वीडियो के कुछ कमेंट्स में पढ़ के सुनाता हूँ आपको जी। डॉक्टर कंचन सिंह ने लिखा है, यू सेटिंग ए न्यू बेंचमार्क ईच सिंगल डे, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अमेजिंग चैट शो। डॉक्टर मनोज आपके बारे में लिख रहे हैं, वाव आश्चर्यजनक समाचार। शोभा गुप्ता लिखे हैं, वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू इन चैट विद सुरेंद्र वत्स शो। अनुराधा सिंह ने लिखा है, यू आर आवर इंस्पिरेशन, यू आर ए रियल लीडर, यू आर ए रॉक स्टार। और चंद्रा किरण ने लिखा है, वेटिंग फॉर योर मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बिजनेस। तो हमारी जनता बहुत खुश है सर। सुपर सर, सुपर। सो मैं एक ही बात कहूँगा, ये हमारे जो भी शुभचिंतक हैं और दर्शक हैं और जो हमारे टीम पार्टनर्स भी हैं, ये उनका प्यार है और उनका बड़प्पन है कि वो इतना इज्जत हमें देते हैं। और मैं भी दुआ करता हूँ ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि उन सभी जो उनसे हमारी उम्मीदें हैं, हम उस पर खरा उतर पाएँ, ऐसी हम ईश्वर से दुआ करेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। पाल सर, आपकी कंपनी में तो आप आइडियल हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और सीखते हैं। मेरा ये मानना है, सबसे ज़्यादा जो हम सीखते और इंस्पायर होते हैं ना, तो वो किसी भी सफल व्यक्ति की जो लाइफ स्टोरी है, उसकी जो जर्नी है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और आपसे भी हम लोग सीखना चाहेंगे, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अगर मैं बात करूँ सर अपने कैरियर की, तो वाकई में आज मैं जहाँ पर हूँ, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और सपने में सोचा भी नहीं था। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। अच्छा। और किसान परिवार में, और एक गरीब किसान परिवार में स्पेसिफिकली। तो जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मेरे माँ बाप का एक ही कहना था, क्योंकि उन्होंने, होता ना कि माँ बाप की मैंने जो काम किया, अगर आप भी करोगे तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। राइट। तो वो एक ही बात कहते थे, बेटा हमने मिट्टी खोद खोद के अपनी ज़िंदगी मिट्टी कर दी, आप मत खोदना, आप पढ़ाई लिखाई करो, और पढ़ाई लिखाई करके आप बड़े आदमी बन सकते हो, इस काम को करके कभी नहीं बन सकते। राइट। तो जब मैं पढ़ता था, तो मेरा भी यही था कि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूं। और फिर मैंने हिमाचल से प्रस्थान किया, आज से लगभग 25 साल पहले। अच्छा। दिल्ली। तो दिल्ली में फरीदाबाद, तो पिछले 25 साल से मैं फरीदाबाद में हूँ। तो दोस्तों, या मैं बात करूं आपसे वत्स साहब की, अगर मैं आज की बात करूं, तो 25 साल पहले जब मैं आया था, तो मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए आया था। राइट। और
क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, माँ बाप के खर्चे से सब कुछ से, तो पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या करना है। जब आए तो जब सैलरी मिलने लगी तो वो ऐसा सैलरी पैकेज था कि ऐसा लग रहा था कि मैं वापस चला जाऊं। अच्छा। लेकिन मेरे माँ बाप के जो सपने थे वो कहीं चकनाचूर ना हो जाएं, वो डिप्रेस हो जाएंगे जब उनको पता लगे, तो वापस आ गया इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद। तो मैंने बोला कि नहीं, अब आ गया हूँ ना तो ही करेंगे कुछ ना कुछ। बट जब 1 साल काम किया तो पता चला कि ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। फिर मेरे को और भी पता लगा कि कुछ अपने काम किए जाएं। तो छोटे मोटे काम करने शुरू किए और उसमें डायरेक्ट सेलिंग, डोर टू डोर। अच्छा। देखिए मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 1 साल बाद ही जब मैंने ज़िंदगी शुरू की, करियर शुरू किया, 1 साल के अंदर ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग थी दोस्तों, या बात करूँ सर आपको कि उसको बोलते हैं डोर टू डोर, सिंगल लेवल जिसे बोलते हैं। हाँ भाई, माल बेचोगे तो मिलेगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं मिलेगा। राइट। और इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम जब मैं उस इंडस्ट्री में गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। भूख थी पैसे कमाने की, लेकिन रास्ता नहीं था। फिर अचानक जब रास्ता मिला तो उसका एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था। जब करने लगा तो दिक्कतें आई। मेरे को डेली 100-150 लोगों से मिलना होता। अच्छा। क्योंकि जो वहाँ पर मेंटर, जो कोच थे, उन्होंने हमें बताया कि आपको डेली 100-150-200 लोगों से मिलना है। आपको से मिलना है, जिसने लेना होगा ले लेगा। तो कभी कभी पूरे दिन में कोई नहीं लेता था, लेकिन हम 100 लोगों से, 150 लोगों से मिल लेते थे। क्या प्रोडक्ट था सर? जैसे आप देखते हैं पहले एक रिमोट बेल आती थी कि आप अंदर बैठे में बेल दबाओगे तो बाहर से आपका कोई भी असिस्टेंट है आपके पास आ जाएगा। ओके। तो उसको मैं डोर टू डोर जाके बेचता था। तो दिन भर में कोई लेता नहीं था, क्यों? एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी नॉलेज नहीं थी। और मैं सिर्फ 10 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा था कि पहली गलती तो ये कि मैं हिमाचल से शहर में आ गया बिना किसी जानकारी के। दूसरी गलती ये कर ली कि 1 साल बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी। इस इंडस्ट्री में कूदा हूँ, इसका पता नहीं है और मुश्किलात बहुत है। तो 10 दिन में मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं महीने बाद इस काम को नहीं करूँगा अब ज़िंदगी में, ओके, फिर नौकरी करूँगा कोई ना कोई। बट वही वाली बात थी कि 10 दिन में थोड़ा बहुत जो काम किया था उसका पैसा अगले महीने मिलना था। अच्छा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक महीना पूरा करते हैं। तो मैंने सिर्फ 10 दिन और काम किया। अच्छा। 10 दिन में ये स्थिति थी कि मुझे इसको करना नहीं है ज़िंदगी में, मुझे दोबारा नौकरी करनी है। राइट। और अगले 10 दिन में ये हुआ कि मैंने बहुत अच्छा इनकम कमाया अगले 10 दिन में। अच्छा। मैं 1200 रुपये की सैलरी ले रहा था और मैंने अगले 10 दिन में 4300 रुपये कमा लिए। क्या बात है। और जब मैं ट्रेन में बैठ के दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आ गई कि शायद अब ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा। और भगवान को मैं दुआ कर रहा था भगवान से कि हे ईश्वर, बहुत अच्छा किया आपने कि 10 दिन पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरी जेब में उस टाइम पैसे होते तो शायद मैं क्विट कर जाता। मतलब कभी कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि मेरी जेब में पैसा नहीं था इसलिए मैं वहाँ टिका रहा मजबूरी में। जब मैं टिका रहा तो वो 10 दिन में जो मैंने एक्सपीरियंस लिए थे, जो सीखा था ना, वो मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट। और 20वें दिन ये स्थिति बन गई कि ऐसा लगा कि अब तो ज़िंदगी में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट एक ख़ास बात थी कि जब करेंगे तो मिलेगा, जब नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा सिलसिला चल रहा था ज़िंदगी का 4-5 साल तक। मतलब ठीक ठाक सी ज़िंदगी हो गई, लेकिन आप पता ही है एक लिमिटेड इनकम, जितना करेंगे उतना मिलेगा। फिर मेरा एक रिश्ता हुआ। अच्छा। मेरी कहते हैं ना कि डेस्टिनी थी। तो जहाँ मेरा रिश्ता हुआ, मेरी शादी का, वहीं पे एक शख्स थे, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। अच्छा। वाह। उन्होंने बोला कि आपके लिए ये काम बहुत फिट करेगा और आप कर सकते हो, आपको देख के ऐसा लग रहा है हमें आपकी बातों से। तो मैंने बोला मैं मेहनती आदमी हूँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन बताओ काम क्या है। और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता था कि कोई ऐसा मौका मिले जहाँ मैं अपने आप को ग्रोथ कर सकूँ। तो फिर मैंने जैसे मीटिंग देखी दोस्त, तो पहली मीटिंग में ही मैंने कामयाब शख्स को देखा जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई। उस स्टोरी से मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में अगर मैं आया हूँ ना, तो इसी काम के लिए आया हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए मैं आया। ये मेरा पहला रिएक्शन था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे होता ना आत्म अनुभव, कि अपने आप को पहचान लिया मैंने कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, धरती पे आया हूँ, पाल भी बसना है,
तो इस काम को करने के लिए आया। तो उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, और जैसे हर काम को करने के लिए शुरू में एक एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, ये पता नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, और रिजल्ट का उम्मीद होता है कि रिजल्ट बहुत आने चाहिए। वही मेरे साथ भी था, मैंने भी वो गलतियां की, जो मुंह में आया बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले, बहुत मेहनत की, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो फिर ऐसा लग रहा था कि यार जो सुना था वो सच है, जो हम कर रहे हैं ये सच है। तो धीरे 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 कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि कहीं तो गड़बड़ है। तो मैंने जो कामयाब शख्स थे उनको स्टडी करना शुरू किया। राइट। जब मैंने स्टडी किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि हम कॉपी नहीं कर रहे, क्योंकि बताया गया इस सिस्टम के अंदर आपको कामयाब लोगों को कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। ट्रू। तो एक्चुअल में हम डुप्लीकेशन नहीं कर रहे थे। क्यों? एक तो हमें लगता हम पढ़े लिखे हैं, दूसरी बात मैं सेल्स में पहले से था, तो मुझे लगता था मैं तो बेचने वाला आदमी हूँ, मैं तो बेच दूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में और उस इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। राइट। ट्रू। एक बारी बेचना बहुत आसान है, एक आदमी एक बारी बेच सकते हो आप, एक आदमी किसी को जोड़ सकते हो आप, लेकिन वो आदमी आपके साथ जुड़ा रहे वो अलग हो जाता है। राइट। राइट। तो जब मैंने इस फंडामेंटल को समझा कि मुझे डुप्लीकेशन करनी है कामयाब लोगों की, तो मैंने कामयाब लोगों की क्या हैबिट है, वो किस तरह का एक्शन कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको करना शुरू किया और फिर देखा मैंने कि मैं तो काम हो रहा है। अब तो एक बात समझ आ गई कि जब तक किसी काम में मास्टरी नहीं हो तो जो मास्टर है ना उसकी सुनते रहो। क्या बात है। मैंने बोला यस सर, जो आप बोलोगे वही करूँगा मैं। तो मैंने एक ही बात सीखी, यस सर। और मैं अपनी टीम को भी एक ही बात बोलता हूँ आज की डेट में कि आपने या शुरू में कामयाब लीडर को पकड़ो, कामयाब शख्स को पकड़ो, जो वो बोले या तो यस सर या यस मैडम, या तो मैडम होंगी या सर होंगे, यस सर यस मैडम करते चले जाओ। हमारी टीम भी यस सर यस मैडम करती चली जाएगी, डुप्लीकेशन का पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और उसी में आपने बहुत सारा मैसेज दे दिया है। मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, हाँ जी, तो उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बिल्कुल। और जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो कई सारे देशों में ऑलरेडी काम कर रही है, तो आपके पास में एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है, डाटाज कुछ रहते हैं, तो विज़न बड़ा बनता है। तो उस सारे विज़न को अगर हम देखें और कंपेयर करें, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा हो सकता है, क्या भविष्य लगता है सर? बिल्कुल सर, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें शुरू में ही होती हैं। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो उसी टाइम मैंने स्टडी जब करना शुरू किया चीज़ों को, तो मैंने देखा कि ये तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। हम लोगों के पास जाते थे, लोग हमें डाउट से देखते थे, बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, डाउट करते थे, तो हमें उसके जवाब देने थे। तो हमने महसूस किया कि जहाँ पर ये इंडस्ट्री वेल एस्टेब्लिश है इस टाइम दुनिया में, वहाँ पे भी तो कभी जीरो ही रही होगी ना, वहाँ पे भी तो ये इंडस्ट्री ने स्ट्रगल किया होगा ना। तो अगर वहाँ ऐसा हुआ होगा, आज वो इंडस्ट्री, अगर मैं अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, अगर ये बहुत सारे देश है दुनिया के जहाँ पर इतना शानदार तरीके से चल रही है, तो मैंने बोला जब वहाँ चल सकती है, वहाँ तो उनके पास में एडवांस कंट्री है, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन भी है। लेकिन अगर वहाँ पर लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में तो सबको ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। और ये ज़रूर है कि किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत जो है, जो शुरुआत करने वाले लोगों के लिए चैलेंजिंग होते हैं, वो हमारे लिए भी चैलेंजिंग थे। तो उस टाइम महसूस हो गया था सर कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, क्योंकि इसके जो क्या बोलते हैं, इसका जो फंडामेंटल है ना, वो यही है, कर भला हो भला। अगर आप लोगों की मदद करोगे तो ही आपका काम होगा। इफ़ यू हेल्प एनफ अदर पीपल टू गेट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, यू विल गेट व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। तो ये जो जिग जिलर का कोट है, ये इस कोट में दम था कि अगर हमने एनफ अदर पीपल को अगर उनके सपने पूरे करा दिए तो हमारे सपने तो पूरे हो ही जाएंगे। तो इसके ऊपर ये जगह ना, कर भला हो भला, जो प्रकृति ने जो बोला ना कि कर भला हो भला, इस बिज़नेस का जो नेचर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो ये नेचर है, वो यही है कि हम अपनी टीम को कामयाब करेंगे, हमारे साथ लोग कामयाब होंगे, हम अपने आप कामयाब हो जाएंगे।
तो इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है हिंदुस्तान में, जब हमने शुरू किया था 18 साल पहले, 5 साल बाद कुछ और बेटर हुआ, 10 साल बाद कुछ और बेटर हुआ, 15 साल बाद, आज 18 साल हो गए, लेकिन मैं 15 साल की बात करूँ, जब 15 साल पूरे हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि अब मज़ा आने वाला है। मुझे आज 18 साल हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो फिल्म का ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब बनेगी और उस फिल्म में मज़ा आएगा। जितने भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका लिए बहुत ही फैंटास्टिक फ्यूचर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, हम सब मिलकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है बेरोज़गारी। उसमें हम बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दैट्स ग्रेट, सुपर सब। अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, जी जी, तो वो माफी मांग लेता हूँ पहले मैं आपसे। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप देखिए सर, हमारे देश में वैसे तो हर हिंदुस्तानी जो है वो देश प्रेम से भरा हुआ है, और स्पेशली देश में कुछ इशू आता है, पाकिस्तान के कुछ झगड़ा हो गए तो फिर वो देश प्रेम जो है ना वो सड़कों पे और वो पोस्ट में और वो सब जगह आ जाता है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, वो एक बाहर की कंपनी, और बाहर की कंपनी के अलावा चाइना की कंपनी है। जी जी जी। और हिंदुस्तान में हमारे पॉलिटिशियन हमें सिखाते हैं कि भाई हिंदुस्तान का जो दुश्मन नंबर 1 है वो चाइना है। हाँ जी। तो आपको इश्यूज तो आते होंगे जब लोगों को मालूम चलता होगा कि आप एक चाइनीज़ कंपनी में हैं, चाइनीज़ कंपनी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल, या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिल्कुल। तो कैसे टैकल करते हैं? सर देखो, जो सच है वो सच है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सेंटिमेंट होते हैं, हम सब लोग इमोशनल हैं और हम इमोशन के ऊपर ही जिंदा भी रहते हैं। राइट। और जहाँ देश की बात आती है तो देश सबसे पहले। जो एंड हम लोग और जो हमारी कंपनी है तो उसमें एक ही चीज़ है कि कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल रूल है वो है, पहला रूल, जिसकी वजह से जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो, या जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी बनी दुनिया के आज 100 से ज़्यादा देशों में जिसका कारोबार हो, तो कुछ तो ऐसे उनके बेसिक चीज़ें हैं फंडामेंटल जो उनको इतना आगे ले जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम। तो उसकी वजह है सर कि एक तो कंपनी लॉ ऑफ लैंड फॉलो करती है, जिस देश का लॉ है और कानून है हर चीज़ उसके ऊपर चलेगी। अच्छा, नंबर 1 रूल है लॉ ऑफ द लैंड। नंबर 2 है दोस्त सर, वो ये है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो यूनिक, स्पेशल। अच्छा, ओके। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कंपटीशन नहीं है। जब आप यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप उस कैटेगरी में आ जाते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज जैसे चाइना की हम बात करें तो अगर चाइना और इंडिया की बिज़नेस की बात करूँ, आप हैरान होंगे कि लगभग 19 की बात है, 2019 में 90 बिलियन आसपास का ट्रेड था हमारा चाइना के साथ। वहाँ से हमारे को इंपोर्ट होता है जो। अच्छा। और जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वो था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 बिलियन के आसपास का। अच्छा, 90 और 12 का है ना। लेकिन अभी 2020 अभी चली, मतलब गया ही, अभी गया है। इस 2020 में इतना सारा पैंडेमिक भी था। इस साल इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ है $20 बिलियन। अच्छा, 12 की जगह ज़्यादा गया है चाइना में माल, 20 हो गया। राइट। और उनका भी इतना ही है, $90 बिलियन के आसपास का है। इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। उल्टा हमने क्या किया, हम उनको माल दे रहे हैं, वहाँ बिजनेस हम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, राइट। और आप हैरान होंगे इस बात से कि 2021 चल रहा है, पहले 6 महीने में हम लगभग $57 बिलियन का बिजनेस कर चुके हैं। क्या बात है, क्या बात। इस साल तो मेरे ख्याल से $100 बिलियन से ऊपर जाएगा सर। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी वजह क्या आपको दिखती है सर, मतलब इतना बड़ा बदलाव? हाँ, बदलाव ये है सर कि जो हम लोग बातचीत करते हैं, हम सेंटिमेंटल भी हैं और लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कईयों को चीज़ों को प्रोपेगेंडा भी करते हैं, ठीक है। और हम सब लोग समाज में रहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर हमें दिखता भी है। मैं आपको बताता हूँ सर, US, अमेरिका और चाइना के बारे में एक डाटा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा सा टाइम इसमें ये लूँगा कि अमेरिका $540 बिलियन का ट्रेड करता है चाइना से। अच्छा, $540। $540 बिलियन का माल उधर जा रहा है, ठीक है। और जो उनका इधर आ रहा है वो $120 बिलियन। अच्छा। और देखो आज पावर टसल की बात करें, है ना, तो वो आपस में लगता है यार कहीं ना कहीं ये है। जापान की बात करें सर, $150 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ, इतने के आसपास से इनके साथ है। अच्छा।
आपस में 150 बिलियन के आसपास का अच्छा, ट्रेड है। ये तो होगी सर नॉर्मल ट्रेड की बात करते हैं हम, इतना बड़े कारोबार हो रहे हैं दुनिया के, तो वो तो नहीं बात ये करते हैं, क्योंकि हम जब तक हमारे पास अपने पास कोई चीज़ नहीं है, जब तक हमें ये काम करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा एक दिक्कत नुकसान किसको होगा, आज लगभग 15 से 20 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में कनेक्ट हैं इंडिया और चाइना के साथ, जिनके दाल रोटी चल रही है, घर चल रहा है सर। आज हम कोई भी बाइकआउट करते हैं ना, सपोज करो दिवाली में हम बोलते हैं कि लाइटें नहीं जलानी है, दिवाली में बाइकआउट करते हैं, जबकि वो सामान तो 1 साल पहले 6 महीना पहले आ चुका होता है। उल्टा वो तो बेच के चले गए, वो दुकान किसकी, इसने बेचारे ने 50,000 लाख रुपए का सामान डाला हुआ है ना, वो बेचनी, लड़ियाँ बेचनी है, उसने पैसे कमाने थे, दिवाली उसकी फीकी कर दी। क्यों? तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ना देख के हम बड़े स्केल में देखना चाहिए। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा आपको कि एक यूएस की कंपनी है, वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, राइट, उसका व्यापार चाइना के साथ, यूएस की कंपनी का नंबर 1 मार्केट क्या है, चाइना। अच्छा, उसका 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है सिर्फ चाइना ही चाइना से पूरी दुनिया में। अच्छा, वाह, और उसका पहला नंबर चाइना है उसका, सोचो कंपनी अमेरिका की है, सबसे बड़ा मार्केट चाइना में, और सेकंड नंबर पे उसका अमेरिका है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है शायद, और चौथे नंबर पे उनकी जो मार्केट है सर वो जापान है। अच्छा, जबकि जापान में तो 2 एटम बम है ना, हाँ। न्यूक्लियर बम भी गिराए थे उन्होंने, अमेरिका ने, है ना, अमेरिका ने। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें ये बड़े स्केल पे देखना चाहिए इसको हमें। और दूसरी बात है कि एक तो ट्रेड की बात है, दूसरी बात है हमारी जो फिलॉसफी हज़ारों साल पुरानी है, वसुदेव ही कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार की तरह है। और जहाँ बात आती है देश की, तो देश के साथ हमेशा पहली प्रायोरिटी है, ज़िंदगी में देश नंबर 1 पे है, बट उसके कई तरीके हैं। आज देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। आज हेल्थ अच्छी करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। ये दोनों ही काम सर यहाँ से हो रहे हैं। और लोगों का जो हमें जिस तरह का फीडबैक मिलता है, तो हमारे साथ में ऐसे ही लोग हैं जैसे हम हैं कि वो मिलनसार है, उनका जो वो कहीं बदले की भावना या घृणा, हेटर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। तो हम इसमें पाल साहब यूँ समझें हाँ जी, कि आप आंकड़े बता के, लॉजिक्स दे के, वसुधैव कुटुंबकम को कोट करके हाँ जी। लोगों को मना लेते हैं, हाँ जी। तैयार कर लेते हैं बिल्कुल कि भाई हमारे साथ में काम करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरी बात है सर कि कुछ तो यूनिकनेस होती है ना, जिसकी वजह से हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। वही चीज़ शायद अगर यहाँ होती। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज से 18 साल पहले जब मैंने शुरू किया था और आज में बहुत फ़र्क है। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो हमें कुछ भी बोल देता था कोई, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था यार, और हमारे साथ तो कई बार हुआ ऐसा, है ना, पिछले 18 साल में। आलू दिवाली के टाइम में तो होता ही था, ठीक है ना। तो दिवाली, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये रहा कि हमें पता है कि हम जिंदगी में कुछ भी करेंगे, हर जगह पे आपको चैलेंज आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी। कोई, चाहे आप कोई भी कंपनी कर लो जीवन में, हर कंपनी में लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। लोगों का काम है कहना, है ना। That's great. और दुनिया क्या कहेगी, अगर ये लग गया ना, कहते दुनिया का सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, तो आप काम नहीं कर सकते। लोगों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं सर। बिल्कुल सर, Viewers ने बिल्कुल। जो लिखे हैं, हाँ जी, सुनीता क्रिस्टी लिख रहे हैं, हाउ टू अवेक द स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो सो गए हैं, हाँ जी। काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे हैं, कैसे जगाएं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सुनीता जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक्चुअल में ज़्यादातर ये जो एक्सपीरियंस है, जब हम नए नए होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमने जिन 2, 4, 5, 10 लोगों को जोड़ दिया होता है, हम चाहते हैं कि उन्हीं से ही हमारा जो है बेड़ा पार हो जाए, करियर बन जाए हमारा, राइट। जबकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में एक ही बात कहूँगा, जो नए लोग हैं या इवन पुराने भी हैं, कि आपने उन लोगों के अंदर नीड जनरेट करो। ओके, जिनकी आप बात कर रहे हो उनके साथ बैठो, उनकी काउंसलिंग करो, और उनके अंदर नीड जनरेट करो कि उनको क्यों करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आदमी में पोटेंशियल है, आपको पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा करना क्यों है, राइट, वाई क्लियर नहीं है। वाई क्लियर नहीं है उसका। अगर आप उसके अंदर नीड जनरेट करते हो तो वो आदमी फिर आपसे ज़्यादा दौड़ेगा और आपसे तेज़ भागेगा। ट्रू, तो नीड जनरेट करने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी।
सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में कामयाबी का एक ही कारण है सर, वो है जो कामयाब लोग हैं, हाँ, जो कामयाब लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं, उसमें जो बातें बताई जा रही है Right. उसको बिल्कुल ये मान के चलो कि वो आपका गाइडिंग रूल है, गाइडिंग एक तरीके से मैप है। उस रोड मैप के हिसाब से अगर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि एजुकेशन नंबर 1 पे। देखिए कोई भी काम करेंगे सर, जब सीख के करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अब गाड़ी चलानी है, अगर आपने सीख के गाड़ी चला दी तो गाड़ी चलेगी बढ़िया वाली, लेकिन बिना सीखे ही आप पता चला गाड़ी में बैठ गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है, मैं साइकिल की बात करता हूँ। Right. अगर आपने किसी की हेल्प से साइकिल चलाई तो चोट भी नहीं लगेगी, दिक्कत भी नहीं आएगी, गाड़ी साइकिल चल भी जाएगी। लेकिन आपने साइकिल अपने आप ही बैठ गए तो आप गिरोगे, True, true. है ना। और सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए एक ही है सर कि जो प्रैक्टिस करेंगे, जो सीखा आपने उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो Right. उतना जल्दी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। Right. तो जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, हम एक लेवल तक उनको जगा सकते हैं सर। उसके बाद हमें ये सोच के चलना है नेक्स्ट। हाँ, नहीं जग रहे हैं तो फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा। हाँ, एनर्जी नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं हमारा जो इंतज़ार कर रहे हैं, राइट, ट्रू ट्रू। जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई काम बताओ भाई साहब, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। हमने उन तक पहुँचना है। आप अमीर बनने के लिए धक्के मार रहे हो, अमीर बनो, है ना, कामयाब हो जाओ। आप बताइए, तो बेटर ये है कि आप ज़बरदस्ती धक्का ना मार के आप इस तरह के लोगों के लिए आप जाइए, ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से बातचीत करिए, ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, Right. अपने डेमो दीजिए, प्लान दिखाइए। जब ज़्यादा लोगों से मिलोगे तो उसमें अपने आप ही आपको वो लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे सर अब तो अपने को आगे लगानी है क्योंकि ज़िंदगी में मौका मिल गया। ग्रेट। तो हमें ऐसा लगता है सर, हम भी ऐसे ही थे, हमें ऐसी ज़िंदगी में मौका मिल गया। तो हमारे को ये भी पता है कि सब करोड़ों लोग आज दुनिया हिंदुस्तान में हैं जिनको मौका चाहिए। दैट्स आपको और हमको क्या करना है, उन तक पहुँचना है। दैट्स ग्रेट। सुपर सर, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर मैं, जी, और ये प्रश्न पूछा है अंशुल गुप्ता FDB। सर, हमें किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास रिजल्ट नहीं आ रहे हों और बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हो? यानी कई बार क्या रहता है कि हमारी टीम तो बहुत बड़ी होती है हाँ जी, और टीम में हर तरह के लोग रहते हैं, तो कई बार ये लगता है कि भाई ये करेगा, कई बार लगता है कि यार नहीं करेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये पूछना चाह रहे हैं कि टीम में ये कैसे सिलेक्ट करें कि भाई ये आपका मतलब तुरफ का इक्का है, ये बड़ा अच्छा काम करेगा। बिल्कुल सर। जो इन्होंने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन तो एक तरीके से ये है कि कर भी नहीं रहा है और करना भी नहीं चाहता है। हाँ, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज कर रहा है। Right. ये कंफ्यूज भी है, और आपको कब तक उनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ये भी है इम्पोर्टेंट। राइट। इस इंडस्ट्री में एक ही बात कही जाती है कि आप किसी को अगर आप जब जोड़ते हैं ना, वो तब तक जुड़ा हुआ नहीं है जब तक उसके नीचे कोई टीम खड़ी नहीं है। ओके। आपने किसी को रिक्रूट नहीं किया, ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, ये बिजनेस स्पॉन्सरशिप का है। राइट। स्पॉन्सर करने का मतलब है आप उसको एजुकेट करेंगे, आप उसको गाइड करेंगे, उसको सिखाएंगे, जिम्मेवारी लेंगे पूरी। जिम्मेवारी लेंगे एज ए लीडर कि आप जब उनको सिखाएंगे, राइट, तो आपके कुछ सिम्टम होते हैं, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा उनके साथ। आप भी कमिटमेंट करेंगे और जिसको आपने ज्वाइन कराया है उससे भी कुछ कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। और जब सामने वाला कमिटमेंट निभा रहा है तो इसका मतलब आपने सही आदमी पकड़ लिया है। मतलब आप सही आदमी के ऊपर टाइम लगा रहे हो, सही आदमी के ऊपर एनर्जी लग रही है आपकी, और आपको उसका रिजल्ट उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप एजुकेट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वो कमिटमेंट जो है एक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होने के लिए कुछ करिए, है ना, मुझे सपोर्ट करिए, तो आप कितना कर सकते हैं? तो उसमें एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद में आपको ऐसे लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा जो लोग खुद आगे रह के कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। राइट। तो मेरा ये अनुभव है सर कि जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो आप ये मत सोचो कि सबसे पहले तो सब जुड़ते नहीं हैं, ट्रू। और सब जुड़ जाएंगे तो सब काम करते नहीं है। ये सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है, आपको खुद अपने आप को महसूस करना होगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस बात के लिए कि सब जुड़ेंगे नहीं। अब सब जुड़ गए तो सब काम भी नहीं करेंगे। काम कुछ लोगों ने ही करना जीवन में, कितना ही बढ़िया मौका दे दो, कुछ लोग वहाँ पर एक्सक्यूज बनाते रहेंगे, ब्लेम निकालते रहेंगे, वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। तो मैं अंशुल जी को एक ही बात कहूँगा कि जो मैंने बात बताई, अगर इस तरीके से आप कुछ चेक करोगे तो शायद आपको काम करना और अच्छा हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल।
पाल साहब, आपके पास में प्रैक्टिकली जो 18 साल का अनुभव है वो 30 मिनट में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स आपने दी। आपका जो अनुभव है, विजडम है, उसके जस्ट एक दर्शन हुए हैं हमारे व्यूवर्स को। लेकिन फिर कभी जल्दी मुलाकात करेंगे और डिटेल में बातचीत करेंगे। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। एंड मैं इतने कहूँगा कि जो आपके व्यूवर्स हैं सर, कि आपने एक यूनिवर्सिटी खोल दी है एजुकेशन की। इस यूनिवर्सिटी में आकर गोते मारिए, डुबकी मारिए और आपका बेड़ा पार होने वाला है। चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप इस शुभ कार्य को, जो दुनिया भर के लोगों का भलाई करने वाला काम है, इसको आप जारी रखिए। और हमारी जहाँ पर भी, जब भी हम आपके साथ खड़े होकर कुछ आपके साथ सपोर्ट कर पाएँ, हम अपना सौभाग्य मानेंगे, अभाग्य मानेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे पाल बी बसनायक जी, जो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा तजर्बा, लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं और मोटिवेट होते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।